गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। लास्ट क्लास में यानी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, एन स्पेस क्या होता है, राइट, एंड टपल्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा। आ, अब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेक्टर आपको समझाऊंगा, राइट। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेक्टर तो आपको पता ही होगा। इट इज क्योंकि आपके सिलेबस में जो वेक्टर स्पेस है वो एन स्पेस का ही है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम वेक्टर लेंगे दैट बिलोंग्स टू एन स्पेस। यू कैन से एनी वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन, राइट। तो इसका मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ स्टूडेंट। मान लीजिए कि जो यहाँ पे एन है, वी आर टेकिंग एन इक्वल टू टू। इसका मतलब है जो वेक्टर वी हम लेके चल रहे हैं दैट बिलोंग्स टू टू टपल्स, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए जो वेक्टर है 3,2, राइट। इसका नाम मैंने V1 रख दिया, राइट स्टूडेंट। तो कोई भी जो वेक्टर है V1, अगर उसको कार्टेशियन प्लेन में समझाया जाए, राइट, अगर इसको कार्टेशियन में प्लेन में समझाया जाए तो इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है, देखिए, तो अगर मैं कोई भी वेक्टर कार्टेशियन प्लेन में समझाने की कोशिश करूं तो आपको क्या समझना है कि कोई भी वेक्टर V1, जैसे मैंने V1 ले लिया, मान लीजिए x1 कॉमा x2, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स इट रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट, अ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ प्लेन। ठीक है। तो पहले तो ये समझना होगा ये एक मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, राइट। जहां पे पॉइंट ए को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट बी को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, राइट। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कई बच्चे जो है V1 को कोऑर्डिनेट से मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट एंड द वेक्टर V1। ठीक है इसमें, जैसे अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसे बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। वन को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जिसका दूसरा नाम क्या? अब्सिसा, राइट। और ये टू क्या है? इसे बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, राइट। इस तरह से। जबकि वेक्टर के केस में अगर मैं वेक्टर V1 इक्वल टू बोलता हूँ x1 कॉमा x2, तो यहाँ पे x1 का जो नाम होगा उसे बोलेंगे हम कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, राइट। और इस x2 का जो नाम होगा ये होगा आपका सेकंड कंपोनेंट।
ठीक है, पहला तो डिफरेंस ये उसमें लीजिए आप। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, राइट। ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये स्टूडेंट कि अगर मैं पॉइंट ए है तो ये एक लोकेशन बताता है प्लेन के ऊपर। जैसे अगर मैं इस पॉइंट ए को बनाना चाहूँ, इसको इस पॉइंट का लोकेशन बताना चाहूँ इस ग्राफ के ऊपर, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दिस इज अ पॉइंट ए, राइट। और इसी तरह अगर मैं पॉइंट बी को लिखता हूँ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट बी को लिखा 3,2 या 3,4, तो इस पॉइंट बी का लोकेशन कहाँ पे होगा, इस पॉइंट का लोकेशन होगा स्टूडेंट, ये 3 है और ये 4 है, दैट मीन्स हेयर। तो ये पॉइंट बी है आपको, दिस ईयर पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2, राइट। और अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इफ देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, तो अगर मैं एक मूवमेंट करता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस तरह से, राइट, तो दिस ए बी रिप्रेजेंट द वेक्टर, इस ए बी इज रिप्रेजेंट द वेक्टर, राइट। तो मान लीजिए ये ए बी मेरा यानी एक्स वन वैक्टर जो मेरा है, यानी वी वन वैक्टर जो है वो मेरा है x1 कॉमा x2, राइट। तो यहाँ पे v1, ये पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स नहीं है, दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट, नाइदर ए नॉर बी, बट इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इफ आई से देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट होगी ए से बी तक, ए से बी तक जो मूवमेंट होगी वो इस तरह से होगी कि जो पॉइंट ए का अब्सिसा है दैट इंक्रीज बाय x1 अमाउंट, राइट। पॉइंट ए का मूवमेंट यानी पॉइंट ए से किसी भी बंदे का, किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बी तक इस तरह से होगा कि जो उसका अब्सिसा है वो x1 इंक्रीज हो जाए, राइट। इसका मतलब क्या है, हाँ, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी in such a way so that so that first coordinate first coordinate of point A, if increased by x1 unit, it becomes the coordinate, it becomes the first coordinate of point B। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह व्हाट इज x2, व्हाट इज x2, इस x2 का मतलब ये है स्टूडेंट कि किसी बंदे या किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, so that the second coordinate of point A, the second coordinate of point A is increased by x2 unit, and it becomes the second coordinate of the point B, right। ठीक है इसमें, तो यहां पे देखें पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर मैं कहूं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो कितना था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वो कितना है, 1 है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना हो गया, हो गया 3 हो गया। तो कितना इंक्रीज आया, हाउ मच इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट,
there is an increase of 2 unit. So this becomes the first component of the vector AB. This 2 unit, becomes the first component of the vector AB, right? अब देखिए what is the second coordinate of point B, sorry, point A. The second coordinate I say, right? The second coordinate of point A is 2, right? This becomes, this is 2, this is 2, right? And the second coordinate of point B is 4. So what is the increase? The increase of 2 unit. So this 2 unit becomes the second component of the vector AB, right? So what is the first component of the vector AB? That is 2. What is the second component of the vector AB? That is 2, right? So this AB will represent, this line, this ray AB will represent the vector 2, 2, right? तो ये जो वेक्टर ए बी है जिसके कंपोनेंट 2 and 2 है, इट डजंट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ए एंड पी. Point A and P can be changed, but the vector remains the same. Is that clear? For example, if I give you one more example, see again. Suppose 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, right? Suppose this is your point A, that is 1, 3, right? And there is another point B. Suppose this is this point, that is 4, 2, right? So now suppose we are moving from point A to point B. Suppose we are moving from point A to point B, right? So point A is your initial point, right? And point B here is your terminal point, right? So what is the change in, you can say, change in first coordinate. Change in first coordinate from point A to point B. That comes out to be 4 minus 1, that is 3. And this becomes the first component. First component of vector AB, right? What is the change in second coordinate from point A to point B? That gives rise to 2 minus 3, that is minus 1. And that minus 1 becomes the second component of vector AB. So this implies vector AB is equal to, what is the first component? Here the first component is 3. What is the second component? Second component is minus 1, right? So the vector AB is given by 3, minus 1. That's it, right?
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड अ वेक्टर, राइट। अच्छा, देखिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को यानी पॉइंट को और वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए, देखिए, जब भी वेक्टर लिखा होगा तो या तो वेक्टर एक सिंगल स्मॉल लेटर से लिखा गिवन होगा, जैसे p1 वेक्टर 3, -1, या फिर क्या लिखा होगा, कैपिटल लेटर्स लिखा होगा, यानी वेक्टर को कैपिटल लेटर से लिखा था, लिखा दो कैपिटल लेटर से लिखा गया होगा, क्योंकि मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, और उसके ऊपर एरो हेड गिया गिवन होगा, राइट। एंड देयर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर. We can represent vector y in a column, as a column, that is 3 comma -1, or we can represent same vector by using the horizontal way, that is horizontal column, horizontal way, right. So it depends on the question, usually, right. So these are the other two representation of vectors, and this is called your column vector, and this is called your horizontal vector, right. Sometimes okay, that's it, right. So the we can say that v1 vector, if I say v1 it is 3 comma 4, this same vector can be represented graphically in a different location in a plane, right. But their magnitude and direction will remain the same, right. Their magnitude and direction will remain the same. For example, if I want to represent this vector 3, 4, we can represent the same vector at different locations in a Cartesian plane. For example, right? So this vector, right? This vector represents the v1 vector 3, 4, because here the initial point is 0, comma 0, and the final coordinates is 3, comma 4, right? So what is the change in the first coordinate? That is 3 minus 0, that is 0. That is the first component is 3, the vector. And what is the difference of the, what is the change in the second coordinate? That is 4 minus 0, that is 4, right. And the same vector can be represented in a different locations. For example, I can represent this vector, let this point is oa, we can represent the same vector uh, in a different locations, like if I say this point is b point and its coordinate is 5 comma 1, right, then 6, 7 and 8, right, 8, 8, 8, 8, 8, 12. Right. If I take the point Q as the coordinate point PQ as and 8 comma 5, right? Then you can check. You can check what is the change in its abscissa, first coordinate? Change in first coordinate. That is 8 minus 1. That is, sorry, 8 minus 5, that is 3. What is the change in second coordinate? Change in second coordinate equal to 5 minus 1, that is 4, right? So what are the components of the vector PQ? The first the first component consists of the change in the first coordinate, that is 3, right? And the second component, the value of the second component is the change in the value of second coordinate, and it is your 4, right? So this is your 4, right?
So now you see that the OA vector, the component of OA vector is 3, 4, and the component of PQ vector is also 3, 4, but they are located at the different places, different locations in the Cartesian plane, right? So here we can say OA vector is always equal to PQ vector. Maybe they are at a different locations, but they are equal. Why they are equal? Geometrically, if I say they are equal, that means their length and direction are same, right? So in this way, we can say two vectors are equal. Two vectors are equal if the direction, if their directions are same and the length of and the length of that vector, length of these vectors are equal, right? That means two vectors are said to be equal if and only if they are directed towards the same direction and their length are equal in a Cartesian plane. That's it.